Merit conducting Merit Scholarship Test MST on 17th and 31st March. Choose the date that suits you best. आज के बाद ऑलमोस्ट यू हैव 20 डेज। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसे बनाने में मदद करेगा। ओल्ड इज गोल्ड, जो आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, जो अच्छे से आपने रिवाइज किए हुए हैं, उन्हीं पर फोकस किया जाए। सबसे पहले आपको फॉर्मूले सारे पता होना चाहिए। हेलो बच्चों, तो आज का टॉपिक उन सभी बच्चों के लिए है जो या तो 12th क्लास में है या ड्रॉपर है और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट जेईई मेन का दे दिया है लेकिन उनकी परसेंटाइल अच्छी नहीं आई है। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा, अच्छी की कोई डेफिनेशन नहीं होती, बट अगर आपकी परसेंटाइल 90 से भी कम है तो आप लोगों के पास अब क्या ऑप्शन बची है, क्योंकि आज के बाद ऑलमोस्ट यू हैव 20 डेज। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को मैं एक शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि भाई इनमें क्या बेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास और कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। अगर आप 12th में भी है, ड्रॉप करना है या नहीं करना है, तो वो भी इतनी जल्दी डिसाइड करना ठीक नहीं है। कम से कम वी हैव टू गिव आवर बेस्ट एंड वी शुड गिव एटलीस्ट वन मोर चांस, और वो आपका अप्रैल अटेम्प्ट है। तो यहाँ मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि हो सकता है आज आपकी परसेंटाइल 80 हो, 85 हो, 90 हो, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ आइडिया लगेगा जो अगले अटेम्प्ट में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसे बनाने में मदद करेगा। तो बिना ज्यादा टाइम लिए मैं सीधे काम की बातों पे आता हूँ कि हो सकता है आज आपके अगर 85% मार्क्स हैं या 90 मार्क्स हैं, 85 परसेंटाइल या 90 परसेंटाइल है, तो मे भी आपके मार्क्स हो सकते हैं 70 या 80 आए हो, या हो सकता है जैसे हमारा एजेंडा क्या होता है पेपर में कि किसी तरीके से हम 150 या 160 मार्क्स को टच कर जाए, और वो पेपर की टफनेस पे भी डिपेंड करता है। तो मैं दोबारा यही बोलूंगा कि रेदर देन क्विटिंग कि यार मेरी परसेंटाइल कम है, मेरी तो 92 रह गई, रेदर देन क्विटिंग व्हाट वी कैन डू इन नेक्स्ट 20 डेज जो हमारी परसेंटाइल को भी इंप्रूव करे और हमारे को नेक्स्ट टाइम कोई, अगर आज हमें नीचे का कॉलेज मिल रहा है तो एनआईटी तक पहुंचाए, और एनआईटी भी अगर हमें मिल रही है तो उसमें एक अच्छी ब्रांच दिलवाए। तो मेरा जो पॉइंट है बच्चों को, जो मैं अक्सर बच्चों को लास्ट में सजेस्ट करता हूं, सबसे पहले कि भाई क्या रूल अब हमें अगले 20 दिन में फॉलो करने चाहिए। तो जो पहला रूल है, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, लाइक अब मेरे पास जो भी चीजें मैंने 12th के एग्जाम में सारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबको मेहनत करके और 12th के बोर्ड के एग्जाम में दिया है, तो मेरा 12th का सिलेबस पूरा रिवाइज्ड है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसी चीज को अपनी स्ट्रेंथ बनाऊं। लाइक सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा किस सब्जेक्ट में वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उनको सबसे पहले आप कीजिए। इंपॉर्टेंट से मतलब है जिनकी यील्ड ज्यादा है, जिनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ओल्ड इज गोल्ड, जो आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, जो अच्छे से आपने रिवाइज किए हुए हैं, उन्हीं पर फोकस किया जाए। जो नहीं आता उन पर ज्यादा दिमाग ना लगाए। थर्ड पॉइंट है क्लास नोट्स, वो इसी में आ गया। आपके पुराने क्लास नोट्स जो भी अपने हाथ से लिखे हैं, मार्जिन पे लिखा हुआ है, वो सारी चीजें आपके काम आने वाली हैं। अगला है कुछ टॉपिक को इग्नोर भी करना सीखो भाई, इग्नोर। अब कोई टॉपिक आता ही 10% या 15% या 20% है, तो मुझे लगता है कि अब उस पर आपको फोकस नहीं करना चाहिए। अगला है ब्रेक टाइम, क्योंकि अब जो 20 दिन है कम से कम आपको पर डे 14 से 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और उन्हीं के दौरान, उन्हीं 15 घंटों के दौरान आपको रिव्यू टेस्ट भी देने पड़ेंगे या मॉक टेस्ट भी देने पड़ेंगे। तो आप अपने टाइम को बीच बीच में ब्रेक करें, ब्रेक लें हाफ एन आवर का, हर 2 या 3 घंटे की सिटिंग के बाद 15 से 20 मिनट का ब्रेक, क्योंकि कंटिन्यू सिटिंग करने अब 6 घंटे बैठे रहोगे तो हमारे ब्रेन की भी एक एफिशिएंसी होती है, वो डाउन होती है, और उसकी जो वर्किंग है वो उतना काम 3 घंटे में उतनी आपको इनपुट नहीं दे पाएगा। तो इसलिए ब्रेक जरूर लें, और रेगुलर स्टडी तो खैर उसी में आ ही गया है। अब मैं अगले पॉइंट पे आता हूं, सब्जेक्ट वाइज। हम सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। मान लीजिए आज आपके 70 मार्क्स भी हैं, तो क्या, देखिए वैसे 20 डेज भी कोई कम टाइम नहीं होता है, बट ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि आपने पुराने 2 साल में कितनी मेहनत की है, ड्रॉप ईयर में आपने कितनी मेहनत की है। तो केमिस्ट्री में फिर भी मैं अक्सर बच्चों को बता रहा हूँ, जो पेपर आ रहा है, एक बार अब आप भी देख चुके हैं जनवरी अटेम्प्ट, तो पेपर जो आ रहा है वो मोस्टली मेन पैटर्न में मोस्टली वो बोर्ड लेवल का पेपर आ रहा है। तो 12th की केमिस्ट्री पूरी आपने रिवाइज की हुई है, 12th की केमिस्ट्री पूरी रिवाइज की, तभी तो बोर्ड का पेपर दिया है। 11 की केमिस्ट्री आप बोर्ड लेवल, एनसीईआरटी लेवल भी रिवाइज कर लेते हैं, आपके जो नोट्स है उनको पढ़ लेते हैं, तो सिर्फ रिवीजन से काम नहीं चलेगा। यहाँ आपको कॉम्पोजिशन भी पता होनी चाहिए, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अगर आप देखें तो मैं देख रहा हूँ कि ऑर्गेनिक से इवन 13 क्वेश्चन एक पेपर में आए थे, लगभग 11 से 13 पे आ रहे, और जीओसी, बायोमोलिक्यूल, और आपका मेनली नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन्हीं से 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन 4 टॉपिक को कर लो भाई, क्या फर्क पड़ रहा है। इनको अगर आप 2 दिन बैठोगे अच्छे से हो जाएंगे।
इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आ रहा है तो इनऑर्गेनिक पूरी रट लो। तो अगर मैं एवरेज ले लेता हूँ 11 या 12 क्वेश्चन इससे, 10 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से, तो 22 हो गए ना, 25 ही तो करने हैं मुझे। फिजिकल से कम आ रहे हैं उनको आप लोग फिजिकल 12th वाली कर जाओ, जस्ट 11th वाली के नोट्स रिवाइज कर जाओ, और इन सभी टॉपिक्स के पीवाईक्यूज कर लीजिए। पीवाईक्यूज अगर 50-50 कर लोगे, मैं गारंटीड कह सकता हूं आप अकेले केमिस्ट्री में ही 70+ स्कोर कर सकते। अभी हो सकता है तीनों में 70 हो। उसी तरीके से जो फिजिक्स है आपकी, फिजिक्स में इसके लिए हम डिटेल सेशन भी लेंगे, बट अभी मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं कि फिजिक्स का पेपर भी जो आ रहा है वो भी बहुत सिंपल बोर्ड लेवल का ही पेपर है। सबसे पहले आपको फॉर्मूले सारे पता होना चाहिए, पूरे 11th के टॉपिक्स के और पूरे 12th के टॉपिक्स के। अगर वो फॉर्मूले पता है तो आप मान के चलिए कि आउट ऑफ 30 25 करनी होती है तो 12 से 13 प्रॉब्लम तो सीधी फॉर्मूला बेस्ड आ रही है। दूसरी बात, कंप्लीट उसे करके जाइए, कोई टॉपिक नहीं भी आता तो उसके फॉर्मूले पढ़ लें। तीसरी बात, मेंस के कुछ टॉपिक हैं जैसे सेमीकंडक्टर वाला है, जीना डायोड और वो सारा है, एंड मॉडर्न फिजिक्स है, इससे आप अच्छे से करके जाएं। और हाँ, यहाँ एक बात और है कि अब आपको लगेगा सर इतने सारे फॉर्मूले मैंने कहीं इकट्ठे नहीं किए हुए और अब मैं कहाँ से फॉर्मूला बुक लूं, तो मैं आपको बोलूंगा कोई फॉर्मूला बुक वगैरह ना लें। आप एनसीईआरटी या जो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए उन्हीं फॉर्मूलों को 2-2 बार लिखेंगे, आपका काम चल जाएगा। क्योंकि ये वो टाइम नहीं है कि जब आप कुछ ना कुछ नया पढ़ें, कोई नई बुक से देखें, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपकी गलती होने का स्कोप वहां पर रहेगा। मैथ की अगर मैं बात करूं तो हाँ, यहाँ पर देखिए ऑनेस्टली मैं ये एक्सेप्ट कर रहूंगा, और जो बच्चों का फीडबैक आता है कि मैथ का पेपर लेंदी और थोड़ा टफ आ रहा है, उसमें इवन एक एवरेज बच्चे के लिए 50 नंबर स्कोर करना भी टफ हो रहा है, तो मैं बोलूंगा कि आप अपना पूरा फोकस केमिस्ट्री और फिजिक्स पे लगाएं। अगर आपके मार्क्स 70 या 80 मार्क्स हैं, 85 मार्क्स हैं, उस पे आप लगाएंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा होगा। लेकिन मैथ को आप बिल्कुल खाली भी नहीं छोड़ सकते। तो जो मैथ में हमारी टीम का एनालिसिस है वो ये है कि मैथ में कॉनिक सेक्शन जिसका कि 80% सिलेबस हट चुका है, फिर भी उसमें से 3-4 क्वेश्चन हर सेट में आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री, कॉनिक सेक्शन आप इसे अच्छे से करें, और जो बेसिक फॉर्मूलेज आपको याद है उसे करें। हालांकि आता तो कैलकुलस से भी काफी ज्यादा है, लेकिन इतने शॉर्ट टाइम में आप कैलकुलस को पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं कर सकते। तो मैथ में जो टॉपिक आपको 80 से 90% तक आते हैं उन्हें अच्छे से कर लें और अपना मेन फोकस फिजिक्स और केमिस्ट्री पे रखें, तो मुझे लगता है कि आप आज 70 या 80 नंबर पे हो सकते हैं। बट मैंने ऐसा देखा है और बहुत सारे बच्चे सेकंड अटेम्प्ट में बहुत इजीली 70 या 80 से भी पहुंच सकते हैं 170 या 180 तक, प्रोवाइडेड आपने पिछले 2 साल में मेहनत की है। आप बस जो अब आपको करना है, आपको सिर्फ अपने एफर्ट को सिंक्रोनाइज करना है। एंड आई होप अगर आप इन सभी चीजों का ध्यान रखेंगे, सभी बातों को दिमाग में रखेंगे, तो डेफिनेटली ये आपकी जो इम्प्रूवमेंट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हो सकती है। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। Merit conducting Merit Scholarship Test MST on 17th and 31st March. Choose the date that suits you best.